हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे YouTube चैनल इकोनॉमिक्स फॉर यू में स्वागत है। पिछले वाले वीडियो में हमने उत्पादन फलन से संबंधित दो अवधारणाएं, उत्पादन फलन से आशय और उत्पादन फलन की मान्यताएं एवं विशेषताओं का अध्ययन किया था। यदि आप अभी तक ये नहीं देखी है तो आप पहले जाकर उस वीडियो को देखें और फिर इस नए वीडियो पर आते हैं। इस नए वीडियो में आज हम उत्पादन फलन से जुड़ी हुई अन्य अवधारणाएं, उत्पादन फलन के प्रकार और उत्पादन फलन के प्रारूप पर चर्चा करेंगे। इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें और यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले उत्पादन फलन के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। उत्पादन फलन को समय अवधि के आधार पर दो भागों में हम बांटते हैं। पहला होता है अल्पकालीन उत्पादन फलन या परिवर्तनशील अनुपातों का उत्पादन फलन और दूसरा होता है दीर्घकालीन उत्पादन फलन या स्थिर अनुपातों का उत्पादन फलन। सबसे पहले चर्चा करते हैं अल्पकालीन उत्पादन फलन क्या है, शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन। सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि अल्पकाल क्या होता है। वास्तव में अल्पकाल एक ऐसी समय अवधि को माना गया है जिसमें उत्पत्ति के सभी साधनों को बदलना संभव नहीं होता है। अल्पकाल में चूंकि उत्पादन का समय कम होता है, इसलिए उसमें केवल कुछ साधनों में ही हम परिवर्तन कर सकते हैं और जिन साधनों में परिवर्तन किया जा सकता है उनको परिवर्तनशील साधन कहा जाता है या वेरिएबल फैक्टर कहते हैं और शेष साधन जिनकी मात्रा को हम परिवर्तित नहीं कर सकते उनको स्थिर साधन, फिक्स्ड फैक्टर्स के नाम से जानते हैं। इसलिए अल्पकालीन उत्पादन फलन में कुछ साधन स्थिर रहते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। ऐसी स्थिति में अल्पकालीन उत्पादन फलन में अन्य साधनों को स्थिर रखते हुए एक साधन में परिवर्तन करके उत्पादन की मात्रा पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत उत्पादन साधनों का अनुपात लगातार बदलता जाता है, इसीलिए इसे उत्पादन साधनों के परिवर्तनशील अनुपातों के प्रतिफल के नाम से जानते हैं। इसको विस्तार से समझने के लिए हम एक उदाहरण की सहायता ले सकते हैं। जैसा कि आप ये जो टेबल बनी हुई है, इस टेबल में आप देख रहे हैं, इसमें 4 कॉलम है। पहला भूमि जिसको हमने हेक्टेयर में लिया है, दूसरा श्रम जिसको हमने घंटों में मापा है, तीसरे कॉलम में उन दोनों साधनों के संयोगों के द्वारा जो उत्पादन मात्रा प्राप्त होती है जिसे कुल उत्पादन की मात्रा कह रहे हैं, और चौथे कॉलम में साधनों का अनुपात। क्योंकि अब जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले कॉलम में भूमि की मात्रा प्रारंभ में 3 हेक्टेयर ली गई है और जिस पर श्रम की मात्रा या श्रम के घंटे 0 है, अर्थात श्रम का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में जब तक हम श्रम का प्रयोग नहीं करेंगे कोई उत्पादन प्राप्त नहीं होगा, इसीलिए कुल उत्पादन की मात्रा 0 रहती है और श्रम और भूमि इन दोनों का जो अनुपात है वो हमारे पास 3:0 के रूप में प्राप्त होता है। और दूसरी स्थिति में हम देख रहे हैं भूमि की मात्रा 3 हेक्टेयर ही रखी जाती है और श्रम के घंटों की मात्रा 0 से बढ़ा करके 1 कर दी जाती है। ऐसी स्थिति में मान लिया कि जो उत्पादक को उत्पादन प्राप्त हो रहा है वह 5 इकाई है। इस स्थिति में यदि हम भूमि और श्रम का अनुपात ज्ञात करें तो ये 3:1 हमें प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार तीसरी स्थिति में हम देख रहे हैं भूमि की मात्रा वही 3 हेक्टेयर है, श्रम की मात्रा घंटों के रूप में 2 है, जिससे हमें कुल उत्पादन 12 इकाई प्राप्त हो रहा है और जिससे साधनों का अनुपात कितना प्राप्त होता है, 3:2। ये किस किस का अनुपात है, भूमि और श्रम का। चौथी इकाई के रूप में जाते हैं तो वहां पर भूमि की मात्रा उन्हें 3 हेक्टेयर ही है, लेकिन श्रम के घंटों की मात्रा बढ़ करके 3 हो जाती है। ऐसी स्थिति में कुल उत्पादन की मात्रा 19 इकाई प्राप्त होती है और साधनों का अनुपात 3:3 प्राप्त होता है।
इसके आगे जैसे जैसे हम जा रहे हैं तो हम देखते हैं कि भूमि की मात्रा स्थिर है और श्रम की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे कुल उत्पादन की मात्रा भी बढ़ रही है और साधनों का अनुपात भी लगातार परिवर्तित होता जा रहा है। यहाँ ये बिल्कुल स्पष्ट है, चूंकि भूमि की मात्रा प्रत्येक स्थिति में स्थिर है, इसलिए कैसा साधन होगा, ये स्थिर साधन कहलाएगा। और श्रम की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है, अर्थात उसमें परिवर्तन होता जा रहा है, इसलिए ये कैसा साधन होगा, ये हमारा परिवर्तनशील साधन कहलाएगा। और जो साधनों का अनुपात है वह अनुपात किससे निकाला गया है, स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन के अनुपात के द्वारा। एक विशेष बात और आप यह देख रहे हैं, जो कुल उत्पादन की मात्रा है प्रारंभ में कैसे बढ़ रही है, 0 से 5 हुई, 5 के बाद 12, 7 इकाई का इजाफा इसमें हुआ, 12 से 19 यहाँ भी 7 इकाई का इजाफा हुआ, इसके बाद 19 से 23 4 इकाई की वृद्धि हुई, 23 से 24 1 इकाई की वृद्धि हुई। अर्थात प्रारंभ में जो इन साधनों के संयोग के द्वारा उत्पादन प्राप्त होता है वह बढ़ती हुई दर से प्राप्त होता है, लेकिन बाद में यह दर घटने लग जाती है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर साधनों का अनुपात अर्थात भूमि अनुपात श्रम में लगातार परिवर्तन हो रहा है। अब एक बात आती है कि ये जो अल्पकालीन उत्पादन फलन है, इसे विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने समय समय पर अलग नाम से पुकारा है। सबसे पहला जो टुरगोट नामक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने इसे घटता हुआ सीमांत उत्पादन का नाम दिया है। वहीं दूसरी ओर स्टिगलर और बेनम के द्वारा इसी अल्पकालीन उत्पादन फलन को एक सीमा के बाद घटता हुआ सीमांत उत्पादन का नाम दिया है। प्रोफेसर गोल्डिंग के द्वारा इसी उत्पादन फलन को अंततः घटती सीमांत भौतिक उत्पादकता का नियम के नाम से पुकारा है। वहीं प्रोफेसर चैम्बरलिन के द्वारा उत्पादन साधनों के परिवर्तनशील अनुपातों के प्रतिफल का नाम दिया गया है। अब यह महत्वपूर्ण बात यह है कि जो वर्तमान में इस अल्पकालीन उत्पादन फलन का नाम प्रचलन में है, वह प्रोफेसर चैम्बरलिन द्वारा दिया गया नाम अर्थात उत्पादन साधनों के परिवर्तनशील अनुपातों के प्रतिफल का नियम ही प्रचलन में है। इसे आप विशेष ध्यान दें, क्योंकि ये पेपर में पूछा भी जाता है। अब दूसरी बात करते हैं, दीर्घकालीन उत्पादन फलन लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। यहाँ सबसे पहले समझें कि दीर्घकाल क्या है। वास्तव में दीर्घकाल समय की ऐसी अवधि मानी जाती है जिसमें उत्पत्ति के सभी साधनों को परिवर्तित किया जा सकता है, अर्थात इस अवधि में कोई भी साधन स्थिर साधन नहीं होता, अर्थात सभी साधनों की मात्राओं को आवश्यकता अनुसार फर्म या उत्पादक कम या ज्यादा कर सकता है। लेकिन इस उत्पादन फलन में तकनीकी में सुधार के परिवर्तनों को शामिल हम नहीं करते, क्योंकि इस दीर्घकालीन उत्पादन फलन में हम सभी साधनों को समान और एक साथ परिवर्तित कर सकते हैं, इसलिए इसे स्थिर अनुपातों का उत्पादन फलन कहते हैं। स्थिर अनुपातों का उत्पादन फलन से मतलब यहाँ पर यह है कि जो उत्पादन साधनों का संयोजन है और उनका अनुपात है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। उनकी मात्रा तो बढ़ती है, लेकिन उनका अनुपात स्थिर रहता है। जब हम उत्पादन के सभी साधनों को एक निश्चित अनुपात या प्रतिशत से परिवर्तित करते हैं, तो उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन जिस नियम के तहत करते हैं, उसे हम पैमाने के प्रतिफल रिटर्न टू स्केल के नाम से जानते हैं। यहाँ जो पैमाना शब्द आया है, इसका आशय मापन की एक विशेष इकाई जैसे मीटर, लीटर, किलोग्राम, हेक्टेयर आदि से लिया जाता है। अब पैमाने के प्रतिफलों के अंतर्गत साधन अनुपातों में जो स्थिर परिवर्तन है वो किस प्रकार से होता है, इसको हम एक एग्जाम्पल की सहायता से आसानी से समझ सकते हैं। यह एक टेबल दी गई है, जैसा कि आप देख रहे हैं। पहले कॉलम में भूमि हेक्टेयर में है, भूमि मात्रा में परिवर्तन अर्थात इस भूमि की मात्रा में हम कितना परिवर्तन कर रहे हैं। तीसरे कॉलम में श्रम की मात्रा जो घंटों में ली गई है। चौथे कॉलम में श्रम की मात्रा में किया जाने वाला परिवर्तन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम सारे साधनों की मात्रा में परिवर्तन करने की स्थिति में हैं। और अब
इन साधन परिवर्तन का अनुपात क्या है। सबसे पहले देखिए आप, भूमि हमने 1 हेक्टेयर में ली है, श्रम 10 घंटों में लिया है। क्योंकि यहाँ पहले हमने शुरुआत की है इसलिए कोई हमने परिवर्तन नहीं किया है, इसलिए बाकी के मान हमारे रिक्त रहेंगे। दूसरा, जब भूमि की मात्रा 2 हेक्टेयर कर दी जाती है, अर्थात पहले 1 हेक्टेयर थी, अब कितनी कर दी हमने 2 हेक्टेयर, अर्थात कितनी बढ़ा दी, पहले की तुलना में दुगनी कर दी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, श्रम की मात्रा को भी दोगुना करना पड़ेगा, क्योंकि इनके अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। ऐसी स्थिति में श्रम की मात्रा 10 से बढ़कर के कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, अर्थात उसको भी हमने कितना कर दिया, 2 गुना कर दिया। अर्थात अब इन दोनों में जो परिवर्तन किया है, श्रम की मात्रा भी 2 गुनी की थी और हमने भूमि की मात्रा भी 2 गुनी की, तो दोनों के परिवर्तन का अनुपात कितना हो गया, 2:2। 2:2 यदि सरल करें तो कितना हो जाएगा, 1:1। इसी प्रकार से जब हम भूमि की मात्रा 3 गुना कर देते हैं, अर्थात 1 हेक्टेयर से बढ़ा करके 3 हेक्टेयर कर देते हैं, तो श्रम की मात्रा भी कितनी करनी पड़ेगी हमें, 10 से बढ़ा करके 30 घंटे, अर्थात 3 गुना करनी पड़ेगी। और ये जो परिवर्तन का अनुपात आएगा वो आएगा 3:3। इसको भी यदि हम आज सरल करें तो ये भी कितना हो जाएगा, 1:1। तो पहले भी अनुपात कितना था, 1:1, अभी भी कितना है, 1:1। यदि आगे देखें हम, जब हम भूमि की मात्रा बढ़ा करके 4 गुना कर देते हैं, जो 4 हेक्टेयर हो जाती है, तो श्रम की मात्रा भी हमें 10 से बढ़ा करके कितनी इकाई करनी पड़ती है, 40 इकाई करनी पड़ती है, अर्थात उसको भी 4 गुना बढ़ा देते हैं। और जो परिवर्तनों का अनुपात है वो भी 4:4, अर्थात 1:1 प्राप्त होता है। यही स्थिति हम आगे 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना करने पर भी देख सकते हैं। वहां पर भी जो इनके परिवर्तन का अनुपात है वह 1:1 पर स्थिर बना रहता है, अर्थात दीर्घ काल में जो अनुपात है वो स्थिर ही बने रहेंगे। ये दीर्घ काल की मुख्य विशेषता है। जब हम इस समान अनुपात या स्थिर अनुपात की स्थिति में समोत्पाद वक्र, आइसोक्वेंट कर्व के द्वारा दर्शाते हैं, तो हमें समोत्पाद वक्र एल आकार के प्राप्त होते हैं। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, समोत्पाद वक्र तो हमने पढ़े ही नहीं, ये क्या होते हैं। क्योंकि आगे की चैप्टर में हम समोत्पाद वक्रों को विस्तार से देखेंगे। यहाँ हमें परीक्षा की दृष्टि से केवल इतना याद रखना है कि जब दीर्घ काल में स्थिर अनुपात या समान अनुपात की स्थिति में समोत्पाद वक्र बनाई जाए तो उनकी आकृति अंग्रेजी के एल आकार की होती है। वैसे यदि संक्षिप्त में समझें तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक जो समोत्पाद वक्र होता है वो 2 उत्पादन साधनों, कोई से भी साधन हो सकते हैं, जैसे कि श्रम और पूंजी या श्रम और भूमि, उन साधनों के विभिन्न संयोगों से किसी वस्तु की निर्दिष्ट मात्रा के संभावित उत्पादन की मात्रा को व्यक्त करता है। जैसे हमने एक चित्र के द्वारा दर्शाया है, जहां पर OX अक्ष पर श्रम को लिया गया है, OY अक्ष पर पूंजी साधन को लिया गया है। जब हम 100 इकाई का उत्पादन कर रहे हैं, क्योंकि स्थिर अनुपात में इनकी मात्रा है श्रम और पूंजी की, तो आप देख रहे हैं कि इसकी आकृति एल आकार की प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार से जब हम 200 इकाई का बात करते हैं तब भी जो दूसरा समोत्पाद वक्र प्राप्त हो रहा है वह भी कैसा प्राप्त हो रहा है, एल आकार का प्राप्त हो रहा है। यही स्थिति 300 की मात्रा में उत्पादन करने पर भी हमें दिखाई देती है। इनके जो मध्य बिंदु हैं ABC, इनको जो मूल बिंदु O से मिला दिया जाए और इसको हम आगे बढ़ाते हैं, जैसा कि चित्र में R बिंदु तक बढ़ाया गया है, तो जो ये OR रेखा प्राप्त होती है इसको हम पैमाने की रेखा कहते हैं। इसके बारे में भी हम विस्तार से समोत्पाद वक्र वाले चैप्टर में देखेंगे। अब प्रश्न उठता है कि जो अल्पकालीन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन है, इन दोनों में अंतर क्या होते हैं। सामान्य रूप से 2 या 3 अंतर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। तो पहला अंतर हम समझ सकते हैं कि जो अल्पकालीन उत्पादन फलन है उसका संबंध किससे होता है, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम से, जबकि दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध किससे होता है, पैमाने के प्रतिफल से संबंधित होता है। दूसरा अंतर, अल्पकालीन उत्पादन फलन में कुछ साधन कैसे होते हैं, स्थिर साधन, और कुछ कैसे होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, जबकि
दीर्घकालीन उत्पादन फलन में सभी साधन कैसे होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं। इसमें कोई भी साधन स्थिर साधन नहीं होता। तीसरा अंतर है, अल्पकालीन उत्पादन फलन में परिवर्तनशील साधनों की कीमतें स्थिर नहीं मानी जाती, जबकि दीर्घकालीन उत्पादन फलन में साधनों की कीमत और उनके द्वारा उत्पादित वस्तु उसकी कीमत स्थिर मानी जाती है। चौथा अंतर होता है, अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों ही उत्पादन फलनों में घटते और बढ़ते प्रतिफल प्राप्त होते हैं, लेकिन उनके लिए जो कारक जिम्मेदार हैं वो दोनों के लिए अलग अलग होते हैं। अल्पकालीन फलन में इसका कारण एक साधन स्थिर और अन्य साधनों को परिवर्तनशील रखना होता है, जबकि दीर्घकाल में इसके लिए जो जिम्मेदार कारक होता है वो आंतरिक और बाह्य बचतें होती हैं। इन आंतरिक और बाह्य बचतों के बारे में भी विस्तार से अध्ययन हम अगले चैप्टर्स में करेंगे। अब बात करते हैं उत्पादन फलन के प्रारूप, फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। वैसे तो कई इसके प्रारूप बताए गए हैं, लेकिन जिनमें से कुछ मुख्य हैं। पहला है रेखीय समरूप उत्पादन फलन, दूसरा होता है कॉब डगलस उत्पादन फलन, तीसरा होता है आधा प्रदा या इनपुट आउटपुट उत्पादन फलन, चौथा होता है प्रक्रिया विश्लेषण उत्पादन फलन, पांचवा अतिक्रमी लघु गुणकीय उत्पादन फलन। क्योंकि हमें कोर्स के अनुसार केवल इनके नाम ही महत्वपूर्ण है कि कौन कौन से प्रारूप हैं। इनके बारे में यदि आप विस्तार से जानकारी करना चाहते हैं जो कि उच्च अध्ययन के लिए उपयोगी होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, आपको अलग से उसका वीडियो बना दिया जाएगा। इसी से जुड़ी हुई अब एक अवधारणा और भी है, परिव्यय के प्रतिफल, रिटर्न्स टू आउटले। ये भी कई बार पेपर में पूछ ली जाती है। जब मुख्य रूप से उत्पादन साधनों को उन पर होने वाले खर्चे के समान या अलग अलग अनुपात में परिवर्तित किया जाता है तो उसे हम परिव्यय के प्रतिफल कहते हैं। यहाँ पर पैमाने के प्रतिफल और परिव्यय के प्रतिफल में जो मुख्य अंतर होता है वह होता है कि पैमाने के प्रतिफलों में तो साधन संयोजन जो अनुपात था वो स्थिर रहता है, जैसे कि हमने वहां देखा था 1:1 बराबर यही आ रहा था, जबकि जो हमारा परिव्यय के प्रतिफल है इसमें ये जो अनुपात है वो परिवर्तित हो जाता है, अर्थात स्थिर नहीं रहता। तो ये अंतर आपको याद रखना है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब इसके पूरे अध्ययन के बाद हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख सकते हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाए गए हैं। उत्पादन फलन क्या होता है, उसकी मान्यताएं, अल्पकालीन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन में अंतर, पैमाने के प्रतिफल और परिव्यय के प्रतिफल में अंतर, उत्पादन फलन के प्रारूप, इन सारे प्रश्नों को आप सॉल्व करें। और यदि कहीं कोई दिक्कत आती है तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर के आप कमेंट्स कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बताएं। आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे रेगुलर आपको अपडेट्स मिलते रहें हमारी जो भी नई वीडियोज हैं। थैंक यू।